है आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एंड बिलीव मी, इसके बाद आप एक दफा जब मिलर हार्ले देखेंगे कि तो आपको अंदाजा होगा कि द आर्टिकल्स रिटन देयर आर सो मच डिसीविंग के या तो आपको जो है वो पढ़ाने वाला कोई बहुत ही माहिर हो, वरना जो बातें आप वहाँ पढ़ते हैं वो आपको वहाँ डायरेक्ट पढ़े हुए कभी भी समझ नहीं आएंगी। तो डायरेक्ट पढ़ने से कभी भी समझ नहीं आएंगी। मिलर हार्ले रिलेटेड बातें जितनी भी हैं, इस कदर इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आपको शायद ही आपको इससे पहले क्लासिफिकेशन में और फाइलॉजिनी में मिली हों। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिसेंटली फाइलॉजिनी पढ़ के आए होंगे, कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले भी पढ़ी होंगी। बट फाइलॉजिनी एक ऐसा टॉपिक है, और ये जो ट्री मेकिंग है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आम तौर पर बच्चे आम तौर पर इसको बड़ी आवाजारी से ट्रीट करते हैं, और बड़ा ही एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको पढ़ने में कोई एंजॉय नहीं करता। बट बिलीव मी, अभी तक भी और इन कमिंग डेज आप एंजॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आज के बाद ये चैप्टर जो है वो एक दिन का रह जाएगा, क्योंकि मेरी अपनी कोशिश यही है कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। क्लैडिस्टिक अप्रोच हम बेटा पढ़ रहे थे, और हमने इसमें पढ़ना शुरू किया था फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक जो हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री फॉर्मेशन, हमने ट्री फॉर्मेशन शुरू की थी। और उसमें हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी वो ये थी कि इसमें जो एंसेस्ट्रल बेस्ड है, एंसेस्ट्रल बेस्ड हमारा सारा फाइलोजेनेटिक ट्री होगा। इसमें सबसे पहले जो हमने डिस्कस की थी बात वो ये थी कि हमारा जो है वो जो सबसे पहला करेक्टर होगा जिसकी बुनियाद पे हम इस फाइलोजेनेटिक ट्री को बनाएंगे, वो क्या होगा? वो होगा कि क्या पढ़ा था हमने? हाँ जी, फाइलोजेनेटिक ट्री को बनाने के लिए एंसेस्ट्रल ग्रुप, उसमें क्लैड क्या होता है, सबसे पहले हमने ये चीजें तय कर ली थी कि क्लैड क्या होता है, पैराफाइलेटिक स्टडी क्या होती है, पॉलीफाइलेटिक स्टडी क्या होती है, मोनोफाइलेटिक स्टडी क्या होती है, ये सारा कुछ हमने जो है वो डिस्कस कर लिया हुआ था। अब उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जो इसकी कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या क्या चीजें आपको जहन में रखनी होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अगर एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस बनाना है, आपका ये एंसेस्टर है ए एंसेस्टर है आपका, और ये जो ए एंसेस्टर है इसकी बुनियाद पे आपने आगे जो है वो डिसेंडेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो वो जो आप डिसेंडेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, उन डिसेंडेंट्स के आगे आप डिसेंडेंट्स ड्रॉ करते हैं, फिर उसके आगे आप डिसेंडेंट्स ड्रॉ करते हैं, फिर उसके आगे आप डिसेंडेंट्स ड्रॉ करते हैं। तो इस ड्राइंग में, इस बिल्डिंग अप में, ये जो जितना बिल्डअप हो रहा है और जितना जो है वो आप इस ट्री को बिल्टअप कर रहे हैं, इस तमाम बिल्टअप में मेन चीजें आपके जहनों में क्या होनी चाहिए? नंबर वन बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको मिलर हार्ले में भी एक तरह से, जिसको कहते हैं ना कि वो जो आप पंजाबी में उसको कहा जाता है चट्टू वट्टा, मुझे नहीं पता सिंधी में या बाकी जबानों में क्या कहा जाता है, वो जो एक बाउल सा होता है उसके अंदर ऐसे कूटते हैं, कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी चीजें उसमें कूटते हैं। तो ये जो जिसको इंग्लिश में पेस्टल मोर्टर कहते हैं, अब ये जो है वो इसमें सबसे पहली चीजें जो है वो आपके जहनों में क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीजें आप लोगों के जहनों में ये होनी चाहिए कि किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री में दो तरह के कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं। एक वो होते हैं जो शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स होते हैं। शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स वो वाले कैरेक्टर्स होते हैं कि जो अ, इन तमाम, इस एक ग्रुप के अलावा जो ग्रुप बाहर रह गया है, इस एक ग्रुप के अलावा तमाम ग्रुप्स में कॉमन हो, उसको आप कहते हैं शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। और जिस ग्रुप में वो कैरेक्टर नहीं होता, वो ग्रुप क्या कहलाता है? वो ग्रुप आउट ग्रुप कहलाता है। इसको आप कहते हैं शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। यानी इसका मतलब ये होगा, अब अगली बात सुनिएगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर अगर जो आपके पास यहां से ऑनवर्ड जो ग्रुप्स हैं उनमें एक कैरेक्टर कॉमन है, उनमें एक कैरेक्टर कॉमन है, और जो कैरेक्टर इनमें है वो इसमें एब्सेंट है, तो ऐसी सूरत में ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा? ये वाला ग्रुप आउट ग्रुप कहलाएगा। और जिनमें वो कैरेक्टर कॉमन होगा उसको आप कहेंगे इन ग्रुप, उसको आप इन ग्रुप कहेंगे, उसको आप कहेंगे इन ग्रुप। ठीक है। सो बेसिकली फाइलोजेनेटिक ट्री में बनाने के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको शेयर्ड एंसेस्ट्रल ग्रुप्स का पता हो। यानी तमाम के तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो एक ग्रुप में हैं उनमें भी वो कैरेक्टर कॉमन हो। ठीक है। जो तमाम के तमाम एक ग्रुप में, जो एक क्लैड में, चले मैं इसको पर्टिकुलरली, क्योंकि क्लैडिस्टिक अप्रोच हम पढ़ रहे हैं लिहाजा मैं इसको पर्टिकुलरली नेम देता हूं, एक क्लैड में मौजूद तमाम ऑर्गेनिजम्स में भी वो कैरेक्टर कॉमन हो,
और उनके एंसेस्टर में भी वो कैरेक्टर मौजूद हो, तो उसको आप कहते हैं शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म है नीचे वाले, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो ऑर्गेनिज्म है, इनका जो एंसेस्टर है वो ये है। इन ग्रुप की बात करें, इन ग्रुप की, आउट ग्रुप की बात मत कीजिएगा, आउट ग्रुप को छोड़ दे फिलहाल। इन सब के अंदर प्लस ये, इन सब के अंदर एक कैरेक्टर अगर कॉमन है तो वो कैरेक्टर क्या कहलाएगा? शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, यानी वो कैरेक्टर जो कि एंसेस्टर्स में भी है और उसके डिसेंडेंट्स में भी है। बात को मजीद क्लियर करते हैं। बेटा आपके पास एक ग्रुप है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स जो है वो आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है और कॉर्डेट्स की एक ब्रांच आ जाती है वर्टिब्रेट्स। अब ये जो मैंने यहां पर लिखा है ये ग्रुप है वर्टिब्रेट एंसेस्टर का। उसके आगे मजीद डिवीजन आ जाती हैं, उसके आगे मजीद डिवीजन आ जाती हैं, उसके आगे मजीद डिवीजन आ जाती है। कॉर्डेट्स का ये जो ग्रुप है जिसमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं है बेटा, इसको आप कहेंगे आउट ग्रुप। और कॉर्डेट्स का वो ग्रुप जिसमें एंसेस्टर में भी वर्टेब्रल कॉलम शामिल है और उसके तमाम डिसेंडेंट्स में भी वो कैरेक्टर शामिल है, तो इस कैरेक्टर की बुनियाद पे आप, कैरेक्टर आपने जेहन में रखना है। इस वक्त आपके सामने कैरेक्टर कौन सा है बेटा? कैरेक्टर आपके सामने है वर्टेब्रल कॉलम। तो वर्टेब्रल कॉलम की बेस के ऊपर आप इस पूरे के पूरे ग्रुप को क्या नाम दे रहे हैं? इस पूरे के पूरे ग्रुप को आप नाम दे रहे हैं क्लैड। तो इसका मतलब है एक कैरेक्टर की बेस पे एंसेस्टर प्लस डिसेंडेंट्स को जब आप एज्यूम करते हैं तो ऐसा कैरेक्टर क्या कहलाता है? शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर कहलाता है। ऐसा कैरेक्टर जो किसी भी क्लैड को क्लैड बनाए, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके एंसेस्टर में भी मौजूद हो और उसके तमाम डिसेंडेंट्स में भी मौजूद हो, वो कहलाता है शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। और मिलर हार्ले में इसी शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को क्या कहा गया है? सिंप्लिजोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। सिंप्लिजोमॉर्फिक कैरेक्टर वो कैरेक्टर जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर में भी मौजूद हो और उसी के डिसेंडेंट्स में भी मौजूद। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी टाइप के कैरेक्टर कौन से? फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए दूसरी टाइप के कौन से कैरेक्टर्स को डिस्कस किया जाता है? बेटा दूसरी टाइप शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी ग्रुप को अपने एंसेस्टर से अलहदा करते हैं, जो किसी भी ग्रुप के अपने यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, अपने यूनिक फीचर्स होते हैं। एग्जांपल इसकी हम ले लेते हैं, हमारे सामने बड़ी ही सिंपल एग्जांपल यहां पर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने यहां पर ग्रुप बनाया वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में आप एक ग्रुप को कह देते हैं आउट ग्रुप। लेकिन आउट ग्रुप किस बुनियाद पर कहना है? क्योंकि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा है कि किसी भी ग्रुप के आउट ग्रुप होने के लिए कोई एक कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप उस ऑर्गेनिज्म को आउट ग्रुप कहें। फॉर एग्जांपल आप यहां पर कहते हैं कि फिश, फिश को आप आउट ग्रुप कह देते हैं। अब फिश को आप आउट ग्रुप किस बुनियाद पर कहते हैं? बिकॉज दे आर नॉट टेट्रापोड्स। ये टेट्रापोड्स नहीं है। तो क्योंकि ये टेट्रापोड्स नहीं है लिहाजा आप इनको कह देते हैं आउट ग्रुप्स। और उसके बाद जो वर्टिब्रेट जितने भी होंगे वो तमाम के तमाम जो हैं वो क्या कहलाएंगे उस क्लैड में? उसमें आप क्या कहेंगे कि ये आगे एम्फीबियंस आ गए, और एम्फीबियंस, और उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स के आगे आप फिर कहते हैं, मजीद आप डिवाइड करते हैं बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर आउट ग्रुप कौन सा है? बेटा यहां आउट ग्रुप तो आ गया फिश। लेकिन ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये, इनके अंदर वो कौन सा कैरेक्टर है जो इनके एंसेस्टर से डिफरेंट है? बेटा इनके अंदर वो कैरेक्टर जो इनके एंसेस्टर से डिफरेंट है वो इनका टेट्रापोड होना है। ये टेट्रापोड हैं जबकि इनके एंसेस्टर्स टेट्रापोड नहीं हैं। तो शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? जो एंसेस्टर में नहीं होते बल्कि डिसेंडेंट्स का अपना यूनिक फीचर होता है, जो कि शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर कहलाता है। और मिलर हार्ले में आप इस टर्म को क्या कहते हैं? सिम सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। आप इन कैरेक्टर्स को सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसके वालिदैन के कैरेक्टर्स उस तक आए हुए हैं। ठीक है, अब वो जो कैरेक्टर्स हैं वो उसके एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स उसके अपने यूनिक हैं।
जो कि किसकी वजह से आए हैं, जो कि रिकम्बिनेशन की वजह से आए हैं। अब वो उसके क्योंकि कैरेक्टर्स यूनिक हैं, यू विल कॉल दोज कैरेक्टर्स एज सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। बिल्कुल ऐसे ही सिंप्लिजोमॉर्फी और सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स जो हैं उस ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब आप जब ये देखते हैं कि जब हम सिंप्लिजोमॉर्फिक यानी शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स या सिनेपोमॉर्फिक यानी शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर्स, जब आप इसको पढ़ते हैं तो फिर आपको ये पता लगता है कि फाइलोजेनेटिक ट्री में ये क्यों जरूरी है। पहले आप मुझे बताइए कि फाइलोजेनेटिक ट्री में सिनेपोमॉर्फिक और सिंप्लिजोमॉर्फिक कैरेक्टर्स क्यों जरूरी हो सकते हैं, एक दफा जरा मुझे बताइए। सर फाइलोजेनिक डिपेंड ही एंसेस्ट्रल करेक्टर पे कर रहे हैं, हम बना ही इसीलिए रहे हैं। तो उसके लिए शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स जरूरी हैं, ठीक है, ऐसा ही है। जी सर। ओके, सिनेपोमॉर्फिक क्यों जरूरी है? सर मतलब जो एवोल्यूशन हुई है वो तो हमें सिंपली से मोर्फी कैरेक्टर से तो इतना पता ही नहीं चलेगा जितना हमें साइनेपोमॉर्फिक से पता चलेगा। तो बहुत वो जो अच्छा जवाब। डिफरेंस है उसके लिए जरूरी है। जी बहुत अच्छा जवाब है बेटा, क्योंकि आपको एंसेस्टर और डिसेंडेंट्स में जो मेन चीज फर्क करने वाली होगी वो होगी ही सिनेपोमॉर्फी। वो है ही वो कैरेक्टर्स जो डिसेंडेंट ने अपना खुद बनाया है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किसको कहते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इसी को कहते हैं कि जो डिसेंडेंट है वो अपने किसी फीचर की वजह से, अपने सिलेक्शन प्रेशर की वजह से या किसी भी वजह से एंसेस्टर से डिफरेंट कैरेक्टर थोड़ा सा बना लेता है, तो उसको आप जो है वो एक तरह से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। तो सिनेपोमॉर्फिक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का नतीजा हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वाई आपको फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए सिंप्लिजोमॉर्फिक कैरेक्टर्स की भी जरूरत पड़ती है, सिनेपोमॉर्फिक की भी। मैं एक दफा फिर तर्जुमा कर देता हूं। सिंप्लिजोमॉर्फिक वो हैं जो शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स है, यानी एंसेस्टर्स में भी हैं और डिसेंडेंट्स में भी हैं। और सिन एपोमॉर्फिक वो हैं जो कि एंसेस्टर में नहीं है बल्कि डिसेंडेंट्स के अपने कैरेक्टर्स जो हैं, जो वक्त के साथ साथ उनके जेनेटिक चेंज के नतीजे में वजूद में आए हैं। सो क्लैडिस्टिक अप्रोच में, क्लैडिस्टिक अप्रोच में अब आप यहां पर इसको इस तरह ले लीजिए कि जब आप क्लैडिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो एक एंसेस्टर ए है, उसका एक डिसेंडेंट है A1, दूसरा डिसेंडेंट है A2। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं कि क्लैडिस्टिक अप्रोच के बाद आप कहते हैं कि A2 के डिसेंडेंट्स हैं A3 और A4। फिर उसके बाद A4 के डिसेंडेंट्स हैं A5 और A6, ठीक है। अब जब आप बात करते हैं क्लैडिस्टिक अप्रोच में, तो ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप, ये क्लैडिस्टिक होने के लिहाज से किस में आएगा? मोनोफाइलेटिक क्लैड में आएगा। ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप है, तमाम डिसेंडेंट्स और एंसेस्टर शामिल होते हैं। और इसको आप क्या कहते हैं? इनके अंदर जो कैरेक्टर होंगे वो होंगे सिंप्लिजोमॉर्फिक, सिंप्लिजोमॉर्फिक, जो कि एंसेस्टर्स में भी हैं और डिसेंडेंट्स में भी हैं। मैं बेटा आप लोगों के कैम्बल में सिंप्लिजोमॉर्फी और सिनेर्पोमॉर्फी अभी नहीं लिखा हुआ, मैं ये वर्ड मिलर हार्ले का यूज कर रहा हूं, ठीक है। सो अब आइए, ए से लेकर A5 A6 तक अगर कोई कैरेक्टर कंटिन्यूसली मौजूद है तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा? शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर या सिंप्लिजोमॉर्फिक। और ये पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा? मोनोफाइलेटिक, ठीक है। लेकिन अब जब आप बात करते हैं कि यहां से यहां से ऑनवर्ड एंसेस्टर को छोड़ देते हैं और यहां से ऑनवर्ड आप जब अंदाजा लगाते हैं तो ग्रुप डिफरेंट हो जाता है। ऐसी सूरत में फिर आप क्या कहते हैं कि इसमें एंसेस्टर शामिल नहीं होता, ये वाला एंसेस्टर शामिल नहीं होगा, ये वाला एंसेस्टर शामिल नहीं होगा, लेकिन ये एंसेस्टर और इसके तमाम डिसेंडेंट। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक ये ग्रुप वंस अगेन अपने एंसेस्टर के हिसाब से होगा तो मोनोफाइलेटिक क्लैड होगा, तो ये मोनोफाइलेटिक क्लैड। लेकिन A2 इस ए के लिहाज से कौन से कैरेक्टर इसके अंदर होंगे? सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर होंगे, यानी इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जो इसको डिसेंडेंट से अलहदा कर देगा और एंसेस्टर से अलहदा कर देगा। इसका अपना यूनिक फीचर होगा जिसको आप कहते हैं सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स या सिनेपोमॉर्फिक फीचर्स। अब इसके जरिए आप बिल्कुल स्टेयर बाय स्टेयर
आप ऐसे जैसे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, बिल्कुल ऐसे आप पूरी लिनिएज बना सकते हैं, फाइलोजेनेटिक लिनिएज, फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो पूरा आप उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज फाइलोजेनेटिक ट्री। ठीक है। सो यहां पर उन्होंने ये बड़ी ही जो है वो जबरदस्त मिसालें देकर उन्होंने समझाया हुआ है। अच्छा, डिराइव्ड कैरेक्टर के जरिए कैसे बनाया जाता है ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, ये ऑलमोस्ट हम बात समझ चुके हैं, लेकिन इसको भी जरा एक दफा हम देख लेते हैं। जो डिराइव्ड कैरेक्टर होते हैं ना, उनके जरिए भी फाइलोजेनेटिक ट्री बन सकता है। एक होता है एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। डिराइव्ड कैरेक्टर के जरिए अभी हमने ये जो बल्कि ऊपर चलते हैं, ये जो मिसाल हमने ऊपर, ये वाली मिसाल जो पढ़ी थी, ये देखिए, ये जो मिसाल हमने पढ़ी, ये इसमें जो वर्टिब्रेट है, जो वर्टिब्रेट है, ये किसका डिराइव्ड कैरेक्टर है? ये कॉर्डेट्स का। ओहो, क्या मसला है? ये जो वर्टिब्रेट्स है, ये कॉर्डेट्स का डिराइव्ड कैरेक्टर है। और कॉर्डेट्स का डिराइव्ड कैरेक्टर वर्टिब्रेट है। और इसमें आप क्या लेते हैं कि एक ग्रुप है जिसको आप कह देते हैं हेमिकॉर्डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप हेमिकॉर्डेटा कह देते हैं। अब हेमिकॉर्डेटा को आप वर्टिब्रेटा में इसलिए नहीं शामिल कर सकते बिकॉज वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स तो हैं, लेकिन उनमें एक ऐसा फीचर है जो हेमिकॉर्डेट्स में नहीं है। लिहाजा अब यहां पर हेमिकॉर्डेट्स क्या काउंट होंगे? आउट ग्रुप काउंट होंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से फिश, फिश यहां पर आउट ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये टेट्रापोड्स नहीं है, लिहाजा फिश जो हैं वो आउट ग्रुप काउंट होंगे। इसी तरीके से जब आप रेप्टाइल्स की बात करेंगे, तो रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इन दोनों को बिल्कुल सेपरेट कर देगी और एम्फिबियंस को इस पूरे ग्रुप का आउट ग्रुप बना देगी, वो क्या होगी? वो बेटा होगी एमनियन। एमनियन वो लेयर है जो कि एम्ब्रियो के अराउंड होती है, एग के अंदर होती है। फिर रेप्टाइल्स आ जाते हैं। रेप्टाइल्स में बर्ड्स और मैमल्स के दरमियान में बहुत वाज़ेह डिफरेंस आ जाता है। जैसे ये जो है वो, इनको आप कहते हैं थर्मो रेगुलेटर्स हैं। ठीक है, ये थर्मो रेगुलेटर्स हैं, थर्मो कंफॉर्मर्स और इस तरह के फीचर्स जितने भी होते हैं बर्ड्स और मैमल्स के। अब रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। फिर आप और आगे आते जाएं तो और ज्यादा से ज्यादा जो हैं वो फीचर्स अलहदा हो जाते हैं। ये देखिए, अगली बात पर आ जाते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले ये कॉर्डेट एंसेस्टर है। कॉर्डेट एंसेस्टर, कॉर्डेट एंसेस्टर जो है वो लेंसिलेट, लेंसिलेट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉर्डेट्स में तो है लेकिन वर्टेब्रेट्स में नहीं है। तो वर्टेब्रल कॉलम वो कैरेक्टर हो गया जो कि सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर है इन कॉर्डेट्स के हिसाब से। कॉर्डेट्स के हिसाब से सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर है। सिनेपोमॉर्फिक, अच्छा एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर है इसके बारे में आपने एक बात हमेशा ज़हन में रखनी है कि सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर एंसेस्टर और डिसेंडेंट दोनों में होगा। एंसेस्टर प्लस डिसेंडेंट्स, ये सिर्फ डिसेंडेंट्स में नहीं होगा, बल्कि यहां पर कहीं वो एंसेस्टर मौजूद है जिसने वर्टेब्रल कॉलम बना ली है। और अब ये एंसेस्टर प्लस इसके तमाम डिसेंडेंट में सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर होगा। ये सिनेपोमॉर्फिक किसके लिहाज से होगा? इस ग्रुप के लिहाज से। ठीक है, गौर से सुनिए अब मेरी बात, आप यहां पर कंफ्यूज ना होइएगा। ये जो वर्टेब्रल कॉलम वाला एंसेस्टर है ना, इसके अंदर वर्टेब्रल कॉलम सिनेपोमॉर्फिक फीचर है। किसके लिहाज से? इस एंसेस्टर के हिसाब से वर्टेब्रल कॉलम सिनेपोमॉर्फिक है। लेकिन तमाम डिसेंडेंट्स के हिसाब से वर्टेब्रल कॉलम कौन सा कैरेक्टर है? सिंप्लिजोमॉर्फिक है। यानी अपने इमीडिएट एंसेस्टर से जो कैरेक्टर शेयर हो रहा होगा वो सिंप्लिजोमॉर्फिक होगा, और अपने इमीडिएट एंसेस्टर से जो कैरेक्टर डिफर कर रहा होगा वो सिन एपोमॉर्फिक होगा। ठीक है, तो अब देखिए वर्टेब्रल कॉलम ग्रुप हो जाता है क्योंकि इनमें कॉलम, बेटा मेरी आवाज रुक गई थी? जी सर। हेलो, ये आवाज आ रही है बेटा? जी सर, थोड़ी अब आ रही है सर। ओके, कहाँ पर रुक गई थी आवाज, मुझे बता दी मेरी।
जी बेटा, मैं कहाँ रुका था, क्योंकि अब मेरा नेट बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे बताइएगा मैं कहाँ रुका था। सर बिल्कुल एंड पे, मतलब जो आपने बिल्कुल जो आखिरी बात की है ना, बस हमें उसकी समझ नहीं आई। आखिरी बात मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने ये बात गालबन कर दी होगी कि जो वर्टेब्रल कॉलम है वो इन एंसेस्टर के हिसाब से तो सिनेपोमॉर्फिक है, और ये जितने डिसेंडेंट प्लस ये एंसेस्टर जो है, इनके लिहाज से वर्टेब्रल कॉलम सिंप्लिजोमॉर्फिक है। ठीक है, ये बात मैंने कही थी। उसके बाद जो मैं अगली बात कर रहा था, जहां पे मुझे अंदाजा हुआ कि सिग्नल लॉस्ट हो गए, वो ये था कि अब यहां पर जो आउट ग्रुप काउंट होगा वो ये होगा, लेम्प्रे। लेकिन लेम्प्रे आउट ग्रुप क्यों काउंट हो रहा है? लेम्प्रे आउट ग्रुप वर्टेब्रल कॉलम की वजह से नहीं हो रहा। ये देखिए, आप गौर करेंगे तो वर्टेब्रल कॉलम लेम्प्रे में भी है, ये देखिए यहां से डिवाइड हो रहा है, और वर्टेब्रल कॉलम बाकी ग्रुप में भी है। लेकिन क्या चीज वो है जो कि लेम्प्रे को आउट ग्रुप बना रही है? कौन सा वो कैरेक्टर है जो कि एंसेस्टर और लेम्प्रे में नहीं है, जो कि सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर यहां काउंट होगा? वो है हिंज जॉज। यानी अब आप वर्टेब्रेट्स में लेम्प्रेज को अलहदा कर देते हैं हिंज्ड जॉज के लिहाज से, और हिंज्ड जॉज जो हैं वो अब इस एंसेस्टर के हिसाब से सिनेपोमॉर्फिक हैं और बाकियों के हिसाब से सिंप्लिजोमॉर्फिक हैं। अब आगे आ जाइए। फिश, बास लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, रैंडम फिश कह लीजिए। हिंज जॉज फिश में नहीं होते। अगली डिवीजन देखिए, अगली डिवीजन में फोर लिम्स आ जाते हैं, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, फोर लिम्स एमनियन, ठीक है। फिर हेयर आ जाते हैं। अब ये तमाम के तमाम क्या है? आपने ना सिर्फ फाइलोजेनेटिक ट्री को शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर यानी सिंप्लिजोमॉर्फिक कैरेक्टर के लिहाज से बनाया, बल्कि आपने डिराइव्ड कैरेक्टर की बुनियाद पर भी फाइलोजेनेटिक ट्री को बना लिया, यानी सिन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर की बुनियाद पर भी आप क्या बना सकते हैं? आप ये जो आपका होता है फाइलोजेनेटिक ट्री होता है, ये बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये देखिएगा, एक और डायग्राम बड़ी अच्छी यहां पर शेयर हुई भी है। ये देखिए, ये भी एक तरीका है बाइनरी, इसको आप कहते हैं बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री बनाने का तरीका क्या है कि कौन कौन से फीचर ग्रुप में शेयर हो रहे हैं? अब ये है लेंसलेट। लेंसलेट में इनमें से कोई फीचर शेयर नहीं हो रहा, ना वर्टेब्रल कॉलम, ना हिंज जॉज, ना फोर लिम्स, ना एमनियन, ना हेयर। तो लेंसलेट टोटल आउट ग्रुप है इन सब के हिसाब से। फिर अब इन सब के हिसाब से कौन सा कैरेक्टर है जो लेम्प्री में हो रहा है? लेम्प्रे में वर्टेब्रल कॉलम शेयर हो रहा है, लेकिन बाकी कोई कैरेक्टर लेम्प्रे में नहीं है, तो इनके हिसाब से लेम्प्रे भी क्या हो गया? आउट ग्रुप हो गया। अब वन वन आप इसको कह रहे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, ये आमतौर पर कंप्यूटर्स में यूज होती है। ये इसको जो है वो सीएस वाले, कंप्यूटर साइंस वाले यूज करते हैं, कोडिंग वाले यूज करते हैं। ठीक है, और जीरो का मतलब नो और वन का मतलब यस, इस तरह से जो है वो होता है। तो ये यहाँ पर वाजे तौर पर क्या नजर आ रहा है आपको कि ये वन 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 और जीरो जीरो आपको यस और नो का बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आखिरी ऑर्गेनिज्म है, इसके पास अपना प्योर ऐसा कैरेक्टर है जो कि बाकी पूरी लिनिएज के हिसाब से क्या है? सिनेपोमॉर्फिक है। ये सिनेपोमॉर्फिक है, यानी कि इसका अपना यूनिक फीचर है। इवन बर्ड, अगर आप हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट वाला कैरेक्टर जो है बर्ड से तो नहीं मिलता। सॉरी, हार्ट वाला कैरेक्टर जो है वो बर्ड्स के लिहाज से तो सिनेपोमॉर्फिक नहीं है, वो तो सिंप्लिजोमॉर्फिक है, क्योंकि बर्ड्स में भी फोर चैम्बर्ड हार्ट है, मैमल्स में भी फोर चैम्बर्ड हार्ट है, और इनके एंसेस्टर्स में भी फोर चैम्बर्ड हार्ट है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप फोर चैम्बर्ड हार्ट को सिंप्लिजोमॉर्फिक कैरेक्टर कहेंगे, सिनेपोमॉर्फिक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई ऐसा कैरेक्टर सिलेक्ट करना होगा जो कि बर्ड्स के हिसाब से भी और मैमल्स के हिसाब से भी दोनों को डिफरेंशिएट करे, और एंसेस्टर्स में भी ना हो, तो वो हेयर है। सबसे कॉमन, सबसे बुनियादी फीचर जो है, सबसे बेसिक फीचर वो हेयर है, जो कि सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर जो है वो काउंट होगा मैमल्स के हिसाब से। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री यूजिंग सिनेपोमॉर्फिक एंड सिंप्लिजोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। बेटा यहां तक कोई सवाल है तो बताइए।
ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। हमारा जो है वो अगली बात, फाइलोजेनेटिक ट्री जो है उसमें आप थोड़ा बहुत टाइम को शामिल कर लेते हैं। अभी तक आपने वैसे ये बात कही थी कि आप टाइम को शामिल नहीं करते, या इस फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको ये बताया जाए कि ये किस, इसके टाइम फ्रेम भी बताया जाएगा। फाइलोजेनेटिक ट्री, अभी ये 2-3 लेक्चर्स अगर आप पीछे, मेरे ख्याल है 2 लेक्चर पीछे वाला लेक्चर अगर आप सुने तो उसमें मैंने ये बात की हुई है कि फाइलोजेनेटिक ट्री जो आम तौर पर आपके सामने मौजूद होता है, उस फाइलोजेनेटिक ट्री को जो है वो ये नहीं बताया जाता आमतौर पर उसमें कि वो फाइलोजेनेटिक ट्री आपको टाइम के बारे में भी बताएगा। लेकिन अब रिसेंटली फाइलोजेनेटिक ट्री को टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत, इसको कहते हैं एस्टिमेट करना, रेकनिंग करना, इन्फरिंग करना। इन्फर का मतलब होता है अंदाजा लगाना, रेकनिंग भी अंदाजा होता है, एस्टिमेट भी अंदाजा होता है। तो टाइम का एक अंदाजा दिया जा सकता है फाइलोजेनेटिक ट्रीज में। ठीक है, वो कैसे दिया जा सकता है वो भी देखते हैं। बेटा हमारे यहाँ पे इस वक्त कौन कौन एब्सेंट है? आयशा है, अफसा है, करिश्मा भी मौजूद है, जोहा, समीना, नवाज, अख्तर, सदफ, नहीं, सानिया। बेटा इस वक्त मोहसिना नहीं है, और अक्सा आई भी है। और ये कौन चला गया? अक्सा ही मेरे ख्याल है चली गई ऐसे, उसकी वजह से। ऐनुल हुदा नहीं आई। ऐनी बेटा पता करें उसका किधर है वो। चले जी, ठीक है, आगे चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलते हैं। इसका टाइम के हिसाब से भी, टाइम का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, टाइम का आप ज्यादा से ज्यादा क्या अंदाजा लगा सकते हैं? 2 तरह के अंदाजे आप जो है वो किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री के हिसाब से लगा सकते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में एक बात अपने जहन में रखिएगा कि फाइलोजेनेटिक, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, फाइलोजेनेटिक ट्री टेल्स द टाइम। कौन सा टाइम आपको बताता है? रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। ये मैं एग्जैक्टली बुक का जुमला यूज कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ा ही खूबसूरत वर्ड लिखा हुआ है। ये मैं बुक का जुमला यूज कर रहा हूं। रिलेटिव का मतलब है अर्लियर और लेटर। एक ऑर्गेनिज्म जल्दी आया या देर में आया, ये होता है रिलेटिव। ठीक है। अक्सा बेटे, आपने अभी तक, आप जो है ना वो क्लास में शामिल नहीं हुई। आपका आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन आपके नाम के नीचे लिखा आ रहा है मुस्तकिल। आपने उस लिंक पे क्लिक किया तो था, मुझे शो तो करवाया था आपने। मैं दोबारा देख लेता हूँ अगर आप मेरे जी पास बैठे सर, हुए हैं। मैंने किया था। आप शो भी हो रही थी वहां पे, मैं दोबारा देख लेता हूँ, चलें। अच्छा, क्योंकि मुझे इसको देखते डिस्टर्बेंस हो जाती है। रिलेटिव का मतलब होता है अर्लियर और लेटर, यानी रेलेवेंट है, एक ऑर्गेनिज्म पहले आ गया, एक बाद में आ गया। एक टाइम तो आपको फाइलोजेनेटिक ट्री ये बताता है। ठीक है, मतलब एक आप वर्ड यूज कर सकते हैं कि मेमेलियन एंसेस्टर पहले आया या रेप्टाइल पहले आए, बर्ड्स और मैमल्स बाद में आए। अब ये तो आपको बता रहा है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि ये आपको पिछला जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता था, ये आपको वो नहीं बताता था, टाइम स्केल नहीं बताता था। टाइम स्केल यानी कि किस टाइम पर कौन आया और किस टाइम पर कौन आया, किसके एंसेस्टर किस टाइम पर आए। लेकिन अब हम एक काम कर सकते हैं जिसके जरिए हम किसी हद तक एब्सोल्यूट टाइम स्केल भी बता सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि the chronology represented by branching pattern of the tree is relative, not rather than absolute. How many million years ago? अभी तक का जो फाइलोजेनेटिक ट्री था वो आपको एब्सोल्यूट टाइम नहीं बताता था। क्रोनोलॉजी टाइम से रिलेटेड वर्ड होता है, स्टडी ऑफ टाइम, स्टेप बाय स्टेप टाइम जो होता है उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए कि यहां पर आप दो अंदाज से टाइम इन्फरिंग, टाइम रेकनिंग कर सकते हैं। एक अंदाज क्या है देखिएगा, एक अंदाज है जेनेटिक चेंज। जेनेटिक चेंज ये भी हम खुद बनाने के बाद कई कई दफा इसको कंसीडर करके जेनेटिक चेंज का टाइम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर 2 ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करें, ड्रोसोफिला और माउस, तो इन ऑर्गेनिजम्स में वो ऑर्गेनिज्म जिसमें अभी तक सबसे ज्यादा जेनेटिक चेंज आया है वो ड्रोसोफिला है, और सबसे कम जेनेटिक चेंज जिसमें आया है वो माउस है।
यानी जेनेटिक टाइम का आप की रेकनिंग कर सकते हैं किसी भी फाइलोजेनेटिक ट्री से, लेकिन वो फाइलोजेनेटिक ट्री आपने खुद नहीं बनाया हुआ। जब तक आप पीएचडी साइंटिस्ट जो है वो नहीं बन सकते, तब तक आप खुद फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो इतना इन्फर आप नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो फाइलोजेनेटिक ट्री वो बनाया होगा साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट ये अंदाजा लगाएंगे कि कितने जेनेटिक चेंज आ गए हैं। उसके बाद जब आप रैट और ड्रोसोफिला को लाइन लेंथ से, अब ये आप किस तरह इन्फर कर रहे हैं कि ड्रोसोफिला और माउस में से किसके अंदर ज्यादा जेनेटिक चेंज आया है, ये आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंथ है उससे इन्फर कर रहे हैं आप कि इन दोनों में से किस में ज्यादा जो है वो जेनेटिक चेंज आया है। बुनियादी तौर पर बात मैं क्या करना चाह रहा हूं कि ये असल में अब मॉडर्न फाइलोजेनेटिक ट्रीज में जो लाइन लेंथ है वो आपको नंबर वन ये बात बताती है कि लाइन लेंथ के जरिए आप जेनेटिक चेंज का की जो शिद्दत है और जेनेटिक चेंज का जो टाइम है वो इन्फर कर सकते हैं। अब इसको फाइलोजेनेटिक ट्री को इस हिसाब से अरेंज किया जाता है। अब फाइलोजेनेटिक ट्री को इस हिसाब से अरेंज किया जाता है कि लाइन लेंथ आपको बताएगी कि इसको इतना टाइम गुजर गया है कि इसमें इतने जेनेटिक चेंज आ चुके हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न फाइलोजेनेटिक ट्रीज जो अब बन के आ रहे हैं उनमें ये फीचर ऐड किया जा रहा है, लेकिन जो पहले होते थे उनमें ये भी नहीं होता था। उनमें सिर्फ आपको ये बताया जाता था कि इनका कॉमन एंसेस्टर ये है, इनका कॉमन एंसेस्टर ये है। लेकिन अब फाइलोजेनेटिक ट्रीज को इस लिहाज से भी अरेंज किया जाता है। दूसरी चीज जिसका आप रेकनिंग कर सकते हैं वो क्या है, वो है कि अल्टीमेटली मॉडर्न टाइम में जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उनका जो एंसेस्ट्रल टाइम है वो सेम टू सेम है। बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है, लेकिन आपको अब यहां पर जो है वो एक ये स्टेटमेंट मैं बड़ी मजे की यहां पर बताता हूं, और मैंने खुद पढ़ा तो मैं 2-3 दफा मुझे सेंटेंस पढ़ना पड़ा। आप कहते हैं कि अरबों खरबों साल पहले दो लिनिएजेस डिवाइड हो जाती हैं। एक्सट्रीम, अच्छा बेटा ये हम एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहे हैं, एक्सट्रीम एग्जांपल पॉसिबल, ठीक है। दो लिनिएजेस डिवाइड होती हैं, एक बैक्टीरिया की है और एक ह्यूमन की है। अब इनमें जो डिपेंड करता है वो है चेंज, किस में ज्यादा चेंज आया किस में कम चेंज आया, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप बिलियन ऑफ इयर्स पीछे जाते हैं तो आपको पता लगता है कि बहरहाल इनके एंसेस्टर्स तो सेम है ना। इसका मतलब है कि एग्जिस्ट करने वाले, करंटली जो एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एंसेस्ट्रल लिनिएज का टाइम सेम टू सेम है। यानी अगर आप दो ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि एवोल्यूशन का तो ये जो है वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि तमाम ऑर्गेनिजम्स अल्टीमेटली एक एंसेस्टर पर यूनाइट हो जाते हैं। ये एवोल्यूशन का एक एम, एक जो है वो जिसको आप कह लेते हैं कि एक जो है वो रेकनिंग है, अंदाजा है, ठीक है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। तो जब आप कॉमन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ये सब के सब अल्टीमेटली जाकर एक एंसेस्टर पर कंबाइन होते हैं। इसका मतलब है इन सब ऑर्गेनिज्म का एंसेस्ट्रल टाइम सेम टू सेम है। और फाइलोजेनी में और लीनियन सिस्टम में असल फर्क क्या था बेटा? सर एंसेस्टर का। फाइलोजेनेटिक और लीनियन सिस्टम में असल फर्क एंसेस्टर्स का है। इसका मतलब है अगर आप एंसेस्टर के टाइम्स अरेंज करते रहें तो आप फाइलोजेनेटिक ट्री में टाइम भी शो कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसको यूं कह लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल, नीचे बड़ी मजे की एग्जांपल यहां इन्होंने दी हुई है, ये देखिए गौर कीजिए कि ये जो आपके सामने ट्री मौजूद है इसमें ये है 600 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इससे थोड़ा पहले ये एंसेस्टर एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके दौरान एक टाइम आपको पता लगता है, ये एक टाइम है जिसके अंदर ये जो ऑर्गेनिज्म है, यहां पर आप रेकनिंग करते हैं कि इतना अरसा पहले ये एंसेस्टर एग्जिस्ट कर रहा था। इसका मतलब है इसकी लीनिएज, इसकी स्पीशिएशन यहां से अलहदा हो गई, लैंसिलेट अलग हो गए, जीब्रा फिश अलहदा हो गए। फिर उसके बाद ये एक टाइम है जिसको आप इन्फर करते हैं, जिसको आप रेकनिंग करते हैं कि तकरीबन 500 कह लीजिए कि 60-70 साल पहले, 570 मिलियन साल पहले ये जो है वो एंसेस्टर अलहदा होते हैं जीब्रा फिश और फ्रॉग के। तो आप फाइलोजेनेटिक ट्री में एंसेस्ट्रल बेस के ऊपर
टाइम शो करके एक फाइलोजेनेटिक ट्री में टाइम को भी यूज कर सकते हैं। मॉडर्निटी अगर आप लेकर आते हैं तो फाइलोजेनेटिक ट्री अगर इतनी मेहनत से बनाया गया है तो उसमें टाइम शो करना कोई बहुत हैरत की बात नहीं है। इस तरह से टाइम को शो किया जा सकता है। ये देखिए, फाइलोजेनेटिक ट्रीज विद प्रोपोर्शनल ब्रांच लेंथ्स। ब्रांच लेंथ के जरिए आप बड़ी आराम से अंदाजा कर सकते हैं कि किसको कितना टाइम हुआ है। प्लस साथ अगर आप दोनों ग्राफ्स को मिला दें, गौर कीजिए कौन कौन से दो ग्राफ्स हैं। एक वो ग्राफ है जिनमें आप शो कर रहे हैं लाइन लेंथ, और दूसरा कौन सा ग्राफ है, टाइम वाला। अगर आप दोनों को मिला दें तो आप इसमें क्या शो कर सकते हैं, टाइम विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक चेंज, या जेनेटिक चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों चीजें आप इसमें शो कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, branch lengths can indicate time. This tree is based on the same DNA data, but here the branch points are dated based on fossil evidence. तो इसका मतलब है फॉसिल वाला डाटा और डीएनए डाटा आपने मिला दिया। The branch lengths are proportional to time. Each lineage has the same total length. पर ये टोटल लेंथ आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एंसेस्ट्रल की टोटल लेंथ जो है टाइम की वो सेम होगी, लिहाजा आप इसके जरिए टाइम रेकनिंग भी कर सकते हैं, टाइम का अंदाजा भी लगा सकते हैं। ठीक है जी बेटा, सवाल है तो बताइए। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। अच्छा, अब सवाल एक और है, एक बड़ी प्रॉब्लम है जी। प्रॉब्लम क्या है कि बेटा आप इफ यू आर स्टडिंग, इसको आप कहते हैं डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। अब ये क्या चीज है, देखिए एक छोटी सी मिसाल आपको यहां पर मैं देता हूं। मैंने आगे ये पढ़ानी है एग्जाम्पल ना, लेकिन आप देखिए कि ये जो ट्री है ना, ये जो ट्री आपके सामने बना हुआ है, 1 2 और 3, इसमें आप कितनी स्पीशीज कंसीडर कर रहे हैं, टोटल 3 स्पीशीज कंसीडर कर रहे हैं आप। 3 स्पीशीज कंसीडर कर रहे हैं आप, और 3 स्पीशीज कंसीडर करने में आपको ये वाला जो इन तीनों ट्रीज को आपको कितनी बार बनाना पड़ता है। अगर आप डिटेल स्टडी करते हैं ना, डिटेल में स्टडी करते हैं, तो साइंटिस्ट इस बात पे परेशान हो जाते हैं कि ट्रीज की अरेंजमेंट क्या रखें, ट्रीज की अरेंजमेंट क्या रखें, एंसेस्ट्रल ओरिजिन और शेयर्ड और डिराइव्ड कैरेक्टर्स जो हैं, यानी एंसेस्ट्रल और डिराइव्ड कैरेक्टर की बेस के ऊपर ट्री की अरेंजमेंट क्या रखें। अब ये भी हमने एक बात पढ़ी थी कि जो ट्री है उसको अपने पॉइंट के गिर्द घुमा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद होगा आपको, पिछले कुछ दिन पहले ये बात हुई थी, काफी पेजेस पढ़ लिए हमने। ये देखिए, ये बात हुई थी और हमने कहा था कि द ऑर्डर ऑफ द टेक्सा डज नॉट रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन लीडिंग टू द लास्ट टेक्सॉन। लेकिन अब साइंटिस्ट ये भी कोशिश करते हैं कि जो क्लैड है ना उसमें, क्योंकि आपने क्लैड बनाना है, प्रॉब्लम असल में ये है, आपने बनाना है क्लैड, और क्लैड में आपने उन दो ऑर्गेनिजम्स को क्लोजेस्ट रखना है जिनमें कम से कम डिफरेंस मौजूद है। अब ह्यूमन और चिंपैंजी को आप क्लोजेस्ट रख रहे हैं, उनमें कम से कम डिफरेंस मौजूद है, इनका एंसेस्टर सेम है, आपने वो भी स्टडी कर लिया। लेकिन क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ब्रांचेस का जो पैटर्न है, साइंटिस्ट्स को उसमें कितनी मुश्किल आई होगी। कभी वो किसी अंदाज में उसको अरेंज कर रहे हैं, कभी वो किसी अंदाज में अरेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां एक मिसाल देखिए, 1 2 3, ठीक है, 1 3 2 1 2 3। अब ये 3 डिफरेंट अंदाज में आपको पता है कि सिर्फ अभी मैंने ये एक्सपेरिमेंट बताया नहीं है, सिर्फ इस एक कॉलम की बुनियाद पे आप इन तीनों को किस लिहाज से अरेंज कर सकते हैं।
सिर्फ इस एक कॉलम की बुनियाद पे, ये वाला जो कॉलम है, इसकी बुनियाद पे आप इन ब्रांचेस को 3 अंदाज में बना सकते हैं। अगर आप बाकी तमाम कॉलम्स भी इकट्ठे करना शुरू कर दें तो अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली ये हाल होता है। अल्टीमेटली आपको पता लगता है कि आप इतने पजल हो गए कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि इसको इसका एंसेस्टर बनाएं, इसको इसका डिसेंडेंट बनाएं, या 3 को 2 का एंसेस्टर बनाएं, या 1 और 2 को एक एंसेस्टर का डिसेंडेंट बनाएं, या 3 और 1 को एक एंसेस्टर का डिसेंडेंट बनाएं, या तीनों को एक ही एंसेस्टर का डिसेंडेंट बनाएं। क्या करें? अल्टीमेटली जब आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर आपको आता है प्रॉब्लम। और ऐसे प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ा मसला क्या होता है? आपको यह पता है कि मैंने आपको अभी सिर्फ 3 स्पीशीज की मिसाल दी है। 3 स्पीशीज में ज्यादा से ज्यादा कितने अरेंजमेंट बनने होंगे? 9। 1 2 3, 3 2 1, 1 3 2, और 3 1 2, 3 2 1, इस तरह से ज्यादा से ज्यादा 3 कॉम्बिनेशन, 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे 3 स्पीशीज के। लेकिन गौर कीजिएगा, जब साइंटिस्ट 50 स्पीशीज को इकट्ठा स्टडी करते हैं ना, तो उसके ब्रांचिंग का जो पैटर्न होता है वो 3 × 10⁻76 डिफरेंट वेज टू अरेंज 50 स्पीशीज इनटू अ ट्री। अब यहां पे आ जाता है प्रॉब्लम कि भाई इतने ज्यादा इम्कानात में से कौन सा ऐसा है जिसको आप क्या कर लें, जिसको आप सही माने और छापें। क्योंकि बेसिकली तो बात यह है ना कि आपने रिसर्च पेपर को छापना है। आपने एक बात अगर अपनी तरफ से आप ठीक समझ रहे हैं, आपने उसका एक्सपेरिमेंट भी किया है, तो अब उसको छापें। अब आप उसको करें, प्रॉपर उसके ऊपर वर्किंग करें। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं आ रहा है, इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन। ऐसी सूरत में 2 अप्रोचेस यूज होते हैं, वैसे 3 होती हैं, ठीक है, लेकिन 2 मेन अप्रोचेस जो आपकी बुक में बताई गई हैं साइंटिस्ट। और ये दोनों रूल पता है किसके हैं? दोनों रूल स्टैटिस्टिक्स के, स्टैटिस्टिकल रूल्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों रूल्स में से पहला रूल क्या है? सबसे पहले तो आप यूं कह लीजिए कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्रल एंड डिराइव्ड कैरेक्टर्स। अगर आप सिर्फ एंसेस्ट्रल और डिराइव्ड कैरेक्टर्स की बेस पर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, एंसेस्ट्रल और डिराइव्ड कैरेक्टर्स में बेसिकली क्या आ जाता है? बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल आ जाते हैं। अभी आप मॉलिक्यूलर पे नहीं जा रहे, ठीक है, आप फिलहाल सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर इन ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर रूल क्या यूज होता है? इसके लिए रूल यूज होता है जिसको आप कहते हैं मैक्सिमम पार्सिमनी। मैक्सिमम पार्सिमनी। मैक्सिमम पार्सिमनी क्या होता है? मैक्सिमम पार्सिमनी क्या होता है? वो होता है वाइप आउट ईच एंड, या यूं कह लीजिए, इसको मोर प्रॉपरली क्या कहेंगे आप? वाइप आउट अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस। आप क्या करें? आप अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस को हटा दें और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट पर चलें। जो फर्क आपको बहुत वाजे नजर आ रहे हैं ना, जिनमें एम्बिग्विटी नहीं है, सिर्फ उन पे चलें और अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस को हटाते जाएं। इसको आप कहते हैं मैक्सिमम पार्सिमनी। और ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल रूल है कि जब आप इतनी मुश्किल में पड़ जाएं कि किसी चीज के इतने रिजल्ट आ रहे हों, तो आप कॉम्प्लिकेशंस को हटाते जाएं। यहाँ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट आप जो है वो बताता हूं। इन द केस ऑफ ट्रीज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, द मैंने अभी आपको कहा कि हम मॉलिक्यूलर बेस्ड बात नहीं कर रहे, हम मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड बात कर रहे हैं। द मोस्ट पार्सिमोनियस ट्री रिक्वायर्स द fewest evolutionary events as measured by the origin of shared derived morphological characters। अच्छा, अब अगली बात पर आई है, वो कहता है फॉर फाइलोजेनीज बेस्ड ऑन डीएनए द मोस्ट पार्सिमोनियस ट्री रिक्वायर्स द फ्यूएस्ट बेस चेंजेस। अब प्रॉब्लम ये होता है, वो क्या कह रहा है
वो कह रहा है कि आप यूं करें कि अगर आपने मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड पार्सिमोनियस ट्री बनाना है ना, तो आप कम से कम कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ें और किसी एक दो डिराइव्ड कैरेक्टर पे आप ऑर्गेनिज्म का ट्री बना दें। डिराइव्ड कैरेक्टर, दोबारा सेंटेंस पढ़िए, मैंने इसीलिए आपको सेंटेंस पढ़ाया, खुद नहीं बताया, और कीजिए। वो कह रहे हैं बाय द ओरिजिन ऑफ शेयर डिराइव्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि जिस वक्त डिराइव्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं ना, जैसे ही डिराइव्ड कैरेक्टर क्रिएट हो रहे हैं आप ट्री बना दें। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़े कि इसका डीएनए एनालिसिस भी करो, इसका ये भी करो, इसका वो भी करो, इसकी ये प्रॉब्लम भी करो, नहीं, ये मत करें। जैसे ही थोड़े बहुत डिराइव्ड कैरेक्टर आते हैं आप ट्री बना दें, मॉर्फोलॉजिकल ट्री बना दें। और अगर आपने पार्सिमोनियस ट्री बना, बेटा पार्सिमोनियस ट्री अभी मैंने कौन सा बताया है, मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड, मॉर्फोलॉजी बेस्ड। अगर आपने पार्सिमोनियस ट्री बनाना है डीएनए बेस्ड, तो फिर आप कम से कम डीएनए बेसिस को एज्यूम करेंगे, कम से कम डीएनए बेसिस को। यानी अगर आपको 10 बेसिस का डिफरेंस नजर आ रहा है, तो आप बहुत मेन चंद एक, ये साइंटिस्ट के ही रूल्स होंगे कि किस बेस के ऊपर वो कौन कौन सी बेसिस को प्रेफर करेंगे और उसका मॉलिक्यूलर ट्री बना देंगे, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक ट्री। मॉर्फोलॉजिकल ट्री में आपने कम से कम एवोल्यूशनरी इवेंट्स को कंसिडर करना है, ज्यादा एवोल्यूशनरी इवेंट्स को कंसिडर करेंगे तो मुश्किल में फंसेंगे। लिहाजा अगर आपने पार्सिमोनियस ट्री बनाना है, लेस कॉम्प्लिकेटेड आपने ट्री बनाना है, तो मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड पार्सिमोनियस ट्री में आप कम एवोल्यूशनरी इवेंट्स को कंसिडर करके ट्री बना देंगे। और अगर आपने मॉलिक्यूलर बेस्ड पार्सिमोनियस ट्री बनाना होगा, तो आप कम से कम डीएनए बेसिस को कंपेयर करेंगे। उसी की मिसाल इन्होंने अब यहां दी हुई है, जो मिसाल मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं या थोड़ी सी बता चुका हूं। ये 3 स्पीशीज हैं बेटा, ये 3 स्पीशीज हैं, इनका डीएनए एनालिसिस होता है। स्पीशीज 1 का एक पर्टिकुलर जीन का एनालिसिस होता है, ये एक पर्टिकुलर जीन जाहिर है, पर्टिकुलर डीएनए एनालिसिस है, ठीक है। और स्पीशीज 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी, स्पीशीज 1 2 3 और एंसेस्ट्रल सीक्वेंस। एंसेस्ट्रल सीक्वेंस ये है। स्पीशीज 1 2 3 जो हमारी अंडर कंसिडरेशन है वो ये 3 स्पीशीज हैं, और ये इनके कॉलम मौजूद है। एंसेस्ट्रल स्पीशीज में जो हमें नजर आता है कि हमारे एजम्पशन में ये एंसेस्ट्रल स्पीशीज है, उसका जो जेनेटिक सीक्वेंस है उस पर्टिकुलर जीन का, वो है AGTT, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब आप शुरू करते हैं इनका कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या शुरू करते हैं, आप पहली बेस को कंसिडर करते हैं, पहला जो डिफरेंस है उसको कंसिडर करते हैं आप। और जब आप पहले डिफरेंस को कंसिडर करते हैं, तो ये देखिए, एंसेस्टर से ये दोनों स्पीशीज 3 इज डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ दिस एंसेस्टर। क्यों? क्योंकि स्पीशीज 3 का जो पहला सीक्वेंस है वो ए है, एंसेस्ट्रल स्पीशीज का भी पहला सीक्वेंस ए है, ठीक है। लेकिन जो बाकी दोनों स्पीशीज हैं उनमें पहला सीक्वेंस क्या है, सी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इधर आकर सी की बेस पे, यानी सी इनमें सिनेपोमॉर्फिक होगा, होमोप्लास्टिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सी की बेस पे इन दोनों को इसका फर्दर डिसेंडेंट बना देंगे। ये अभी आपने सिर्फ किसकी बेस पर किया है, कॉलम नंबर 1 की बेस पर। कॉलम नंबर 1 में जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस मौजूद हैं उनकी बेस पर आपने 3 को एंसेस्ट्रल स्पीशीज का क्या करार दे दिया, डायरेक्ट डिसेंडेंट, डायरेक्ट डिसेंडेंट करार दे दिया। इसमें बेटा 1 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है कि आप एक को कंसिडर कर रहे हैं, कॉलम नंबर 1 को। अब आइए, अच्छा, कॉलम नंबर 1 को और एक कॉलम को। अब आइए अगली बात के ऊपर जी। अब इसमें देखिए कि ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि 3 को इसका डायरेक्ट डिसेंडेंट कंसिडर कर लिया, और 1 और 2 में क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट थे, लिहाजा 1 और 2 को आपने जो है वो इसका फर्दर डिसेंडेंट और उसके भी डिसेंडेंट कंसिडर कर लिया इस बेस के ऊपर। अब अगले ग्राफ पर आइए। अगले ग्राफ में वो क्या कहता है, अगले ग्राफ में वो ये कहता है कि focus on site 1. In the tree on the left, a single base change event represented by the purple hatch mark on the branch leading to species 1 and 2 is sufficient to account for site 1 data. In the other two trees, 2 base change events are necessary. यानी इसका मतलब ये होगा कि अब आप अगले जो 2 ट्री बना रहे हैं वो 2 बेस चेंजेस की बुनियाद पर बना रहे हैं, कोई सी 2 बेस चेंजेस, ठीक है। अब इसके बाद आइए,
नेक्स्ट, अब आप इसमें क्या कंसिडर करते हैं? कंटिन्यूइंग द कंपैरिजन ऑफ बेसिस एट 2, 3 एंड 4 reveals that each of 3 requires a total of 5 additional base change events. अब आप क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, अब आप 2t, 3a, 4c जब आप इनको कंसिडर करते हैं, स्पीशीज 3 को देखिए, स्पीशीज 3 में सेकंड न्यूक्लियोटाइड भी कौन सा वाला है? एंसेस्ट्रल वाला है। तो इस लिहाज से स्पीशीज 3 जो है वो जी की बुनियाद पे डायरेक्ट डिसेंडेंट बनती है। लेकिन जब आप स्पीशीज 3 में ये वाला न्यूक्लियोटाइड देखते हैं तो पता लगता है कि स्पीशीज 3 के जो स्पीशीज 3 है वो एंसेस्ट्रल स्पीशीज की डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं बन सकती, बल्कि एस थर्ड कॉलम की सूरत में जो स्पीशीज 3 है वो डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि स्पीशीज 2 डायरेक्ट डिसेंडेंट है। देख लीजिए यहां पर, देखिए स्पीशीज 2 डायरेक्ट डिसेंडेंट बन रही है। और अब आप 4 कॉलम की बेस पर देखिए, 4th कॉलम की बेस के ऊपर जो स्पीशीज ना 3 डायरेक्ट डिसेंडेंट बनती है ना 2 डायरेक्ट डिसेंडेंट बनती है, बल्कि इसका डायरेक्ट डिसेंडेंट कौन बनता है? 1। क्यों? क्योंकि स्पीशीज 1 में 4th प्लेस पर टी मौजूद है और एंसेस्ट्रल सीक्वेंस में भी 4th लोकेशन पर टी मौजूद है। अब आइए क्या करें भाई, किस तरह अरेंज करें? कभी आप ग्राफ को ऊपर करते हैं, कभी आप ग्राफ को नीचे करते हैं, कभी आप किसी को दरमियान में ले आते हैं, कभी आप इसको किसी को फिर ऊपर ले आते हैं। ऐसी सूरत में सबसे मुनासिब ट्री कौन सा होगा? पहला वाला। सबसे मुनासिब ट्री ऐसी सूरत में होगा पहला वाला। वो खुद भी कहता है, टू आइडेंटिफाई द पार्सिमोनियस ट्री वी टोटल ऑल ऑफ द बेस चेंज इवेंट नोटेड इन स्टेप 3 एंड 4, वी कंक्लूड दैट द फर्स्ट ट्री इज द मोस्ट पार्सिमोनियस। तमाम कॉम्प्लिकेशंस को छोड़ दें, हर एक जगह पर एक एक लेबल लगाना छोड़ दें, हर एक जगह पर एक एक जो है वो मेंशन करना छोड़ दें, बल्कि सबसे पार्सिमोनियस ट्री जो तमाम कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव कर देगा वो कौन सा होगा? वो सबसे पहला वाला होगा। और वो ये होगा कि आप क्या करें कि आप एक कॉलम की बेस के ऊपर इनके जो है वो डिसेंडेंट्स इनको बना दें। ठीक है, अब यहां पर जो ये है पार्सिमनी, इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है और इस तरह से पार्सिमोनियस ट्री जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं आपका सवाल लेता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। दूसरा जो तरीका होता है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड होता है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो है वो डीएनए बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोबेबिलिटी रूल्स अबाउट हाउ डीएनए सीक्वेंसेस चेंज ओवर टाइम। द अंडरलाइंग प्रोबेबिलिटी रूल्स कुड, ये एक मुश्किल सा सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं सिंपली आपको ये बता देता हूँ कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड का मतलब ये होता है कि आप अब इसको डिटेल से चेक करते हैं, आप तमाम कंसिडरेशंस करते हैं, तमाम कॉम्प्लिकेशंस की कंसिडरेशन करते हैं, उन तमाम कॉम्प्लिकेशंस को स्टडी करते हैं और तमाम कॉम्प्लिकेशंस को स्टडी करते हुए फिर आप जो है वो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। और ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? कंप्यूटर्स करते हैं। ये काम ह्यूमन बेस्ड बात नहीं है, क्योंकि ह्यूमन दरमियान में पजल होकर भूल सकता है कि कौन किसके करीब था, कौन किसके करीब था। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड फिर आप कंप्यूटर का जिम्मा जो है वो देते हैं। इसमें बहुत से प्रोबेबिलिटी रूल्स यूज होते हैं। इसको आप जो है वो, जैसे इसमें काई स्केयर खास तौर पर यूज होता है, काई स्केयर बहुत ज्यादा यूज होगा। गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस ऑफ फिट का मतलब ही ये है कि कौन कितना करीब है, कौन कितना ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, बहुत ज्यादा काई स्केयर यूज होगा इसमें। फिर एनोवा, वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, में वो कई प्रोबेबिलिटी रूल्स यूज होंगे और तब जाके आप इसमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो है वो क्रिएट करते हैं। लिहाजा ये जिम्मा किसको दे दिया जाता है? मैनी कंप्यूटर्स प्रोग्राम टू सर्च फॉर ट्रीज दैट आर पार्सिमोनियस और लाइकली, दोनों तरह के। ठीक है, द मेथड्स यूज इन दीज प्रोग्राम यूजुअली लीड सिमिलर ट्रीज। एज एन एग्जांपल ऑफ वन मेथड, ये इन्होंने इसके बाद ये इसकी एग्जांपल दी हुई है कि पार्सिमोनियस ट्री आप कैसे बनाते हैं और कंप्यूटर कैसे सारा काम करता है। ठीक है जी बेटा, आपका सवाल है तो बताइए। सर उन्होंने बस ये जी एग्जांपल देने के लिए, मतलब समझाने के लिए एग्जांपल दिया है कि वाकई सिर्फ एक अगर बेस जो है वो मैच एक एक बेस मैच करिए तो इसकी बेसिस पे वो डायरेक्ट डिसेंडेंट बना देंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक एक ये असल में ना, ये एग्जाम्पल ही समझना और समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। अंदाजा करें ना आप कि इस तरह से पार्सिमनी क्रिएट करना और उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस निकालना, फिर एक एक कॉलम को कंसिडर करना, स्पीशीज 1, 2, 3। अब आप इसमें कंसिडर कर लें कि आप 10 स्पीशीज को एक लाइन में अरेंज कर देते हैं
वो 10 स्पीशीज को आप एक लाइन में अरेंज करेंगे तो आप देखें कितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल की बेस के ऊपर आप इसको कह रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे यहां पर वो लिखता है कि ड्रॉ 3 पॉसिबल ट्रीज फॉर द स्पीशीज, ठीक है। ऑल्दो ओनली 3 trees are possible, the number of possible trees increase rapidly when the number of species increases. There are 50 trees for 4 species and 34,45,000, नहीं, ये कितना बनेगा, 3.4 million trees for 10 species। 10 स्पीशीज के लिए इतना कॉम्बिनेशन, जब आप एक कॉम्बिनेशन को एक लाइन में रखेंगे, अब ये फिर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जिसकी बुनियाद पे फिर आप जो है वो एक छोटी देखिए समझाना चाह रहे होते हैं कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या होता है और पार्सिमनी क्या होता है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री इज नॉट दैट मच इजी। अभी तो हमें पता लग रहा था ना कि फाइलोजेनेटिक ट्री में क्या होता है, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा सब कुछ एंजॉयबल था, बट इट इज नॉट इजी टू मेक। ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बुनियाद पे तो पार्सिमनी शायद बनाना आसान है, क्योंकि उसमें आप कम से कम एवोल्यूशनरी इवेंट्स कंसिडर करते हैं और फटाफट बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन डीएनए बेस्ड पार्सिमनी जो है वो जरा मुश्किल है। पार्सिमनी, एक और दफा रिपीट कर देता हूँ, रिमूविंग अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस टू क्रिएट अ फाइलोजेनेटिक या टू रेकन अ प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ये बेसिकली पार्सिमनी का ताल्लुक फाइलोजेनी से नहीं है। पार्सिमनी हर प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, चाहे वो फिजिक्स की प्रोबेबिलिटी हो, केमिस्ट्री की हो, बायो के किसी भी और टॉपिक की हो, पार्सिमनी हर जगह यूज होती है। लेकिन यहां पर पार्सिमोनियस फाइलोजेनेटिक ट्री जो है उसको बनाने के लिए आपको ये कुछ करना पड़ता है, ठीक है। ये बेटा और कोई सवाल? ये हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री एज हाइपोथेसिस। अब यहां पर आपकी काफी उम्मीदों पे पानी फिरने लगा है। This is a good place to reiterate that phylogenetic tree represents a hypothesis about how organisms in the tree are related to one another. इस सेंटेंस का मतलब जिसको समझ आ गया है वो बेचारा कहेगा कि सर ये क्या किया आपने। एंड पे आकर वो कह रहा है कि जो फाइलोजेनेटिक ट्री हैं वो इतनी मेहनत के बावजूद एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसको हाइपोथेसिस किस बुनियाद पर कहा जा रहा है? हाइपोथेसिस इसको इस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि इसको थ्योरी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड रेकनिंग होती है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड अंदाजा होता है। जी बेटा बस खत्म हो रहा है लेक्चर। ऑब्जर्वेशन बेस्ड अंदाजा होता है जिसको आप नई चीज आने पर चेंज कर सकते हैं। थ्योरी जो है उसको चेंज करना आसान नहीं होता। थ्योरेटिकल जो भी चीजें होती हैं उनको चेंज करना, उनको ऑल्टर करना आसान नहीं होता, उनको ऑल्टर करना मुश्किल होता है। तो ये इनको हाइपोथेसिस का दर्जा दिया जाता है, और इनको हाइपोथेसिस का दर्जा देकर उसके बाद इनको वक्तन फवक्तन चेंज भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप कैरेक्टर्स कौन से स्टडी कर रहे हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। शेयर्ड एंसेस्ट्रल और शेयर्ड डिराइव्ड कैरेक्टर अगर आप चेंज कर देते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये आपको अब अंदाजा हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप शेयर्ड एंसेस्ट्रल कैरेक्टर चेंज करते हैं तो हो सकता है कि कोई एक कैरेक्टर की बुनियाद के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म के डिसेंडेंट्स चेंज हो जाए। ये तो स्टेटमेंट मेरी समझ आ रही है ना, कि अगर आप एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जिस बुनियाद पे आपने ट्री बनाया है वो कैरेक्टर चेंज करते हैं, इट मींस उसके डिसेंडेंट चेंज हो सकते हैं, हो जाएंगे ये नहीं है, हो सकते हैं। तो इसलिए इसको हाइपोथेसिस का दर्जा दिया जाता है और वक्तन फवक्तन इसको चेंज किया जा सकता है। यहां पर मैं आपको टास्क दे रहा हूं बेटा, आप लोगों ने जरूर पूरा करना है। वो क्या है? वो है यहां से यहां तक का पैराग्राफ, यहां से शुरू करना है आपने, ठीक है, और यहां तक।
ये आपको बताएगा बर्ड्स और क्रोकोडाइल्स के दरमियान में जो सिमिलैरिटीज हैं उसकी बेस के ऊपर फाइलोजेनेटिक ट्री को चेंज भी किया जा सकता है और फाइलोजेनेटिक ट्री को किस तरह से एज्यूम किया जा सकता है, ये ग्राफ आपको पूरा बताएगा। ठीक है, ये पैराग्राफ जो है यहाँ से लेकर और अगले पेज तक, तो ये जरूर देख कर आइएगा। ठीक है, ये इतनी सिंपल चीजें हैं कि ये मैं आपको नहीं बता रहा, इतनी ज्यादा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर कंपेयर किए हैं इन्होंने, तो ये जरा जरूर एक नजर मार लीजिएगा इसको। जी बेटा।